2026 में दुनिया खत्म होने की संभावना हो या फिर ना हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना जरूर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आया है। इस वीडियो में हम पूरी पिक्चर को समझेंगे। ग्रीनलैंड का इशू, वर्ल्ड वॉर 3 सिचुएशन का रिस्क, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ क्या होगा, ईरान को लेकर यूएसए क्या क्या स्टेप्स ले रहा है और इस चीज का ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म शुरू होते ही उनकी फॉरेन पॉलिसी काफी एग्रेसिव हो गई है। अर्ली जनवरी 2026 में यूएस फोर्सेज ने वेनेजुएला में ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस को कैप्चर कर लिया गया, न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में पेश किया गया और इस पर ग्लोबल कंडेमनेशन भी हुई। लोगों को पता चल गया कि ये मूव सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही नहीं बल्कि ऑयल रिसोर्सेज और अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए है। एक और बड़ा इशू ये है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए दोबारा से बात उठाई है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया कि वे किसी के सेल या टेक ओवर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। नाटो के मेंबर्स ने भी इस पर नाराजगी जताई है क्योंकि ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक और मिनरल रिच टेरिटरी है। ट्रंप ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनको ग्रीनलैंड चाहिए, वे चाहें या फिर ना चाहें उनको एक्वायर करना ही है। अब एक नाम आया है सामने, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 देशों के बीच में बना हुआ है। वी डू नॉट वांट टू बी अमेरिकन, वी डू नॉट वांट टू बी डेनिश, वी वांट टू बी ग्रीनलैंडर्स। ये स्टेटमेंट साइन किया है ग्रीनलैंड की 5 पॉलिटिक्स पार्टीज ने, जिसमें ग्रीनलैंड के पीएम जेम्स फ्रेडरिक निल्सन भी शामिल हैं। और इस स्टेटमेंट में क्लियर कहा गया कि ग्रीनलैंड का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग ही डिसाइड करेंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस चीज को ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव से आगे बढ़कर रिसोर्सेज जैसे ऑयल एंड मिनरल जियोपॉलिटिक्स पावर प्रोजेक्शन से जोड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स इस आर्टिक आइसलैंड को खरीद सकता है, सिर्फ टेरिटरी ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में। इस प्रपोजल को डेनमार्क ने बेतुका किया और मना कर दिया। अब 2026 में ट्रंप ने अपनी दूसरी टर्म शुरू होते ही दोबारा से ग्रीनलैंड पर अपना इंटरेस्ट दिखाया, ये कहकर कि वी नीड ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। यूएस को ग्रीनलैंड का कंट्रोल चाहिए, स्पेशली रशिया और चाइना जैसे पावर्स का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए। यूएस ने डेनमार्क से बात की, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल है और उन्होंने बताया कि इस आइसलैंड का फ्यूचर सिर्फ ग्रीनलैंडिक पीपल ही डिसाइड करेंगे। ये बात खास तौर पर इंटरेस्टिंग है क्योंकि डेनमार्क नाटो का ही पार्ट है, अमेरिका नाटो का ही लीड करता है। फिर भी ये डिप्लोमेटिक टेंशंस यहां तक बढ़ गए कि यूरोपियन अलाइज ने ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए नाटो के तहत मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की बात की। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनोमस टेरिटरी है, मतलब डेनमार्क के अंडर है, लेकिन वहां पर खुद की लोकल गवर्नमेंट और ऑटोनॉमी भी है। 2019 के बाद 2026 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए दोबारा से इंटरेस्ट दिखाया है और ये सिर्फ एक रैंडम कमेंट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का सेंटर पॉइंट बन गया है। अब आपके भी मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही क्यों? ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक क्षेत्र के बिल्कुल बीच में है, उत्तरी ध्रुव बिल्कुल बर्फीले क्षेत्र में है, यहाँ से अटलांटिक और आर्कटिक ओशियंस का कंट्रोल मिलता है। ये लोकेशन मिलिट्री और सर्वेलेंस के लिए काफी स्ट्रेटेजिक है, जहां से यूएस मिसाइल्स, रडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम और नेवल एसेट्स को पोजीशन किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड चाहिए नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के चलते, रशिया और चाइना जैसी पावर्स को रोकने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र ग्रेट पावर कंपटीशन का फोकस बन गया है। ग्रीनलैंड की आइस के नीचे रेयर एलिमेंट्स, ऑयल, गैस, यूरेनियम और भी क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघलती जा रही है और इसकी वजह से ये रिसोर्सेज और ज्यादा एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अभी ग्लोबल रेस चल रही है। चाइना अभी वर्ल्ड सप्लाई का मेजर हिस्सा कंट्रोल करता है, इसलिए यूएस को अपनी सप्लाई चेन सिक्योर करने का इंटरेस्ट है। ट्रंप ने बार बार कहा कि ग्रीनलैंड को यूएस के कंट्रोल में रखना चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करेगा। आर्कटिक में रशिया और चाइना दोनों अपना एग्रेसिवली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये सब कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, सी रूट्स और मिलिट्री प्रेजेंस के थ्रू।
और ट्रंप का कहना कि अगर यूएस डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेगा तो ये पावर्स इन्फ्लुएंस गेन कर लेंगे। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यूएस का एयरबेस है जो अर्ली मिसाइल वार्निंग और एक्टिव डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के क्रिटिक्स बोलते हैं कि टेरिटरी खरीदने का प्लान एग्जिस्टिंग मिलिट्री प्रेजेंस का एक्सटेंशन है रादर देन सिर्फ न्यू स्ट्रेटजी। यूरोपियन एलाइज भी यूएस टेक ओवर प्रपोजल को क्रिटिसाइज कर रही है, कहा कि इससे नाटो की यूनाइटी वीक हो रही है। सेम ऐसी कंडीशन वेनेजुएला के लिए है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले 3 जनवरी 2026 को आपने न्यूज देखी होगी, यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से ही उठा लिया और रीजन था ऑयल। दरअसल यूएसए की हिस्ट्री रही है जहां भी ऑयल दिखा वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश। सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही अमेरिका वालों ने तेल के झगड़े की वजह से पकड़ा था क्योंकि सद्दाम हुसैन ऑयल डील के लिए रेडी नहीं, लेकिन अमेरिका ने सद्दाम हुसैन से दुश्मनी की वजह तेल नहीं बल्कि और कारण बताए जो कि झूठ थे। ट्रंप का कहना था कि यूएस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड और डेवलप करेगा। यूएस ऑयल कंपनीज को यहां पर इन्वेस्ट करने देगा जिससे कि रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं वेनेजुएला अथॉरिटीज और क्रिटिक्स ने इसको वायलेंस और फॉरेन इंटरवेंशन बताया। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिसोर्स है जिसे 2026 के ऑपरेशन के बाद यूएस ने अपने इन्वॉल्वमेंट और फ्यूचर रिफॉर्म्स का फोकस बनाया, इंक्लूडिंग ऑयल लॉ रिफॉर्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। ट्रंप ने कहा कि यूएस कंपनीज बिलियंस इन्वेस्ट करेंगी ऑयल इंफ्रा में और मनी कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड से कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। ट्रंप ने वेनेजुएला इंटरिम गवर्नमेंट को मेंटेन करने और ट्रांजैक्शन तक कंट्रोल करने का क्लेम किया, लेकिन इन प्रैक्टिस अभी भी वेनेजुएला कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन में है विद इंटरिम लीडरशिप और डिप्लोमेटिक टेंशन। इसके साथ साथ यूएस ईरान में इंटरफेयर कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ईरान में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अलग अलग सोर्सेज के मुताबिक ईरान में 2,500 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। इनिशियली ये सब कुछ हुआ इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से और फिर वाइड स्केल अपोजिशन रैलीज बन गए। वहीं ईरान गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को टेररिस्ट ऑपरेटिव्स और फॉरेन इन्फ्लुएंस से जोड़ा हुआ बताया। वहीं ट्रंप ने इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए कहा कि हेल्प इज ऑन द वे। अगर कंटिन्यूसली ऐसे ही क्रैकडाउन चलते रहे तो मिलिट्री तैयार है, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं प्रोटेस्टर्स को। ट्रंप ने ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल का मींस कि हम स्ट्राइक्स करने के लिए भी तैयार हैं। फिर लास्ट में ट्रंप ने डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स प्लान्स को कैंसिल कर दिया। वहीं ईरान ने उल्टा अमेरिकन एलाइज को वार्न किया कि अगर यूएस मिलिट्री एक्शन लेती है तो वो भी उल्टा स्ट्राइक ही करेंगे। गल्फ कंट्रीज कतर, सऊदी अरबिया और तुर्की ने भी यूएस को वार्न किया इन स्ट्राइक से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके बाद ट्रंप ने इमीडिएट मिलिट्री एक्शन से बैक ऑफ कर लिया। आयरनी देखो, वैसे तो यूएस खुद कहता है कि वो डेमोक्रेसी एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स को फॉलो करता है, लेकिन रिसेंट एक्शन इस नैरेटिव के बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है। चैथम हाउस के एनालिस्ट कहते हैं कि यूएस की ये स्टेप्स इंटरनेशनल लॉ एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और ऐसे एक्सपेंशन से नाटो के नॉर्म्स और इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल कमजोर हो सकते हैं। रसिया ने भी यूएस को डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ वार्न किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रसिया और चाइना का डायरेक्ट मिलिट्री बैकिंग देना ईरान के लिए अनलाइकली है। दोनों सुपर पावर्स यूएस के साथ अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी देंगे और डायरेक्ट क्लैश को अवॉइड करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर यूएस से ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करे तो कुछ एनालिस्ट्स और डिप्लोमेट्स वार्न करते हैं कि रसिया और चाइना क्रिटिक्स कर सकते हैं और वाइडर रिएक्शन भी आ सकता है जिससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल टेंशंस में बदल सकती है और कुछ लोग इसे वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क भी कहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक रसिया चाइना का डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अभी अनलाइकली है, इसीलिए ग्लोबल मोन्यूमेंटल फॉलआउट का रिस्क है। ओवरऑल पिक्चर ये दिखाता कि 2026 में यूएस फॉरेन पॉलिसी ज्यादा एग्रेसिव और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ग्रीनलैंड में एलए पर प्रेशर, वेनेजुएला में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, ईरान में प्रोटेस्ट के नाम पर स्ट्राइक थ्रेट्स और इंडिया को 500% टैरिफ्स की वार्निंग। यानी कि यूएस कुछ न कुछ बड़ा खेल खेलने वाला। ये सब मिलकर यूएसए के डेमोक्रेसी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन खड़े करता है। ईरान का केस सबसे ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पर एक गलत स्टेप रीजनल वॉर को ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की स्टोरी नहीं है बल्कि पावर, रिसोर्सेज और ग्लोबल डोमिनेंस का खेल है। साल के स्टार्टिंग में ही ऐसी सिचुएशन को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।